हेलो बच्चों, ये सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का चौथा वीडियो है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकारों को देखा था, लैटिस पॉइंट को देखा था, स्पेस लैटिस को देखा था, ब्रेवियस लैटिस को देखा था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स को देखा था और कोऑर्डिनेशन नंबर को देखा था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में क्रिस्टल पैकिंग, वाइड्स इन क्रिस्टल्स, लिमिटिंग रेडियस रेशियो और क्रिस्टल डेंसिटी को देखा था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल डिफेक्ट को पढ़ा था और इसके बाद जो फोर्थ वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो इसमें हम लोग तीन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वैद्युतीय गुण देखेंगे। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि चुंबकीय गुण, और तीसरा रहेगा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि डाई इलेक्ट्रिक गुण देखेंगे। इस तरह जो फोर्थ वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। या वैद्युतीय गुण। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह की सुगमता को चालकता कहा जाता है। चालकता के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले कहलाते हैं कंडक्टर्स या सुचालक, दूसरे कहलाते हैं इंसुलेटर्स या कुचालक, और तीसरे कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स या इन्हीं को कहा जाता है अर्धचालक। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है उन्हें कहा जाता सुचालक। मतलब ऐसे ठोस जो जिनकी चालकता का परिसर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है वो सुचालक कहलाते हैं। इस तरीके के अगर उदाहरण देखें तो धातुएं और विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब होता है वे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है वो कहलाते हैं कुचालक। मतलब ऐसे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है, कि परसर में होती है, तो उन्हें कुचालक कहा जाता है। इस तरीके के उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, शुद्ध जल आदि। और इन दोनों की चालकताओं के बीच में जिनकी चालकता होती है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। मतलब वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परसर में होती है, कि रेंज में होती है, उन्हें कहा जाता है अर्धचालक। इस तरीके के उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इस तरीके से मैंने बताया कि ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि चालकता क्या मतलब होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की सुगमता को चालकता कहा जाता है। चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहले सुचालक, इनकी चालकता 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है। इस तरीके के उदाहरण धातुएं और विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन होते हैं। दूसरे जो प्रकार के पदार्थ होते हैं उन्हें ठोस होते हैं। दूसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं उन्हें कहा जाता है कुचालक। और कुचालकों की चालकता 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है। इस तरीके के उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और शुद्ध जल है। और वे पदार्थ जिनकी चालकता इन दोनों के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। तो इनकी चालकता का परसर 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इस तरीके के उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तो रहा चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो 3 प्रकार हुए, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम ये समझेंगे कि इनकी चालकता क्यों अधिक होती है, इनकी सबसे कम होती है और इनकी बीच में कैसे होती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो अब देखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यानी कि ठोसों के लिए बैंड सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे के पूरे क्रिस्टल में फैले होते हैं। तो पहला पॉइंट जिसका हो गया वो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले रहते हैं। दूसरा, जो परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु क्रिस्टल में होते हैं, सभी परमाणुओं के सभी परमाणुवीय ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं और उसके फलस्वरूप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या आणविक कक्षक बनाते हैं। यानी कि जितने परमाणुवीय ऑर्बिटल होंगे, जितने परमाणु, सभी के परमाणुवीय ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो सभी
परमाणुवीय ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या में आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले होते हैं। मतलब जितने भी परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो परमाणुवीय ऑर्बिटल होते हैं वो सभी परमाणुओं के परमाणुवीय ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं और उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने कक्षा 11 में ये पढ़ा था कि अगर दो परमाणुवीय ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम को ही ले लेते हैं, तो लिथियम में वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो एक परमाणु का रहा। अगर 2 लिथियम परमाणु होंगे तो उनके ओवरलैपिंग से एक तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग बनता है, दूसरा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बनता है। सिग्मा 2s बॉन्डिंग बनता है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनता है। इसमें जब दो परमाणु होंगे उनके जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1s में, एक इसका और एक दूसरे परमाणु का, दोनों मिलाकर के 1s में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते। 2s ऑर्बिटल जो दूसरे परमाणु का होगा उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों को मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से भर दिए जाते। तो जितने परमाणुवीय ऑर्बिटल, 2 इसके 2 दूसरे परमाणु के आपस में मिले और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हुआ। तो जितने परमाणुवीय ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि वो लगातार स्थिति से दिखाई देते हैं और इसे एनर्जी बैंड, यद्यपि अंतर होता है लेकिन वो इतना कम होता है कि वो लगातार स्थिति से दिखाई देते हैं। इन्हें एनर्जी बैंड्स कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण वे लगातार स्थिर दिखाई देते हैं। और इन्हें एनर्जी बैंड्स कहते हैं। जैसे ये वाले हैं, अगर बहुत सारे परमाणु आपस में अतिव्यापन करेंगे तो
इनके बीच की ऊर्जा का अंतर इतना कम हो जाएगा कि परमाणुवीय ऑर्बिटल लगातार स्थिर दिखाई देंगे और इन्हें कहा जाता है एनर्जी बैंड। जो एनर्जी बैंड नीचे स्थित होते हैं वो पूर्णता भरे होते हैं, उन्हें वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो ऊपर एनर्जी बैंड होता है वो या तो पूर्णता रिक्त होगा या आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक रूप का मतलब आधा भरा या आधे से कुछ ज़्यादा या कम, तो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इन्हें कंडक्शन बैंड कहा जाता है। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो जब ज़्यादा परमाणुओं के एक साथ होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगातार स्थित से दिखाई देते हैं, इन्हें एनर्जी बैंड कहा जाता है। नीचे स्थित पूर्णता भरे बैंड को संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं और ऊपर स्थित आंशिक भरे या रिक्त बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। तो नीचे स्थित पूर्णता भरे बैंड को संयोजी बैंड या बैलेंस बैंड कहते हैं और ऊपर स्थित आंशिक भरे अथवा पूर्णता रिक्त बैंड को चालन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड। इन बैंड्स के बीच में ऊर्जा का एक अंतर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। उस रिक्त स्थान को, ऊर्जा का एक जो रिक्त स्थान होगा उस रिक्त स्थान को वर्जित जोन कहा जाता है। तो इसमें ये वर्जित जोन है, प्रोहिबिटेड जोन। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो जो बैंड्स होंगे उनके बीच के रिक्त स्थान को, बीच के रिक्त स्थान को प्रोहिबिटेड जोन या वर्जित जोन कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये तो रहा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में। इसमें मैंने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले रहते हैं। जितने भी ठोस परमाणु होंगे उनके इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में फैले होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन में भाग लेंगे, ओवरलैपिंग में भाग लेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लगातार स्थित सी दिखाई देती हैं, इन्हें एनर्जी बैंड कहते हैं। नीचे भरे हुए बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं और ऊपर स्थित आंशिक भरे अथवा रिक्त बैंड को कंडक्शन बैंड या चालन बैंड कहा जाता है। बैंड्स के बीच ऊर्जा का एक अंतर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इस स्थान को वर्जित जोन कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता। तो ये तो रहा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अब हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के आधार पर
चालक, अर्धचालक और कुचालक, इनके व्यवहार की व्याख्या करेंगे। अब हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टिविटी की व्याख्या करेंगे। तो मैंने बताया कि 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। एक कहलाते हैं सुचालक, कंडक्टर्स, दूसरे कहलाते हैं कुचालक, इंसुलेटर्स, और तीसरे कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। जो सुचालक होते हैं इनमें वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं। मैंने बताया था जो नीचे पूर्णता भरे बैंड होते हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। इनके बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे कहा जाता है वर्जित जोन या प्रोहिबिटेड जोन। और साथ ही साथ इनमें आंशिक रूप से भरे हुए कंडक्शन बैंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर आसानी से रिक्त स्थान, कंडक्शन बैंड के रिक्त स्थान में आ जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ये तो रहा सुचालक के बारे में। सुचालक में वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं, कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कंडक्शन बैंड के रिक्त स्थान में पहुंच जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। दूसरे होते हैं कुचालक या इंसुलेटर्स। इनमें वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं और कंडक्शन बैंड पूर्णता रिक्त होते हैं। साथ ही साथ जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनके बीच ऊर्जा का काफ़ी अंतर होता है। जो ऊर्जा का गैप होगा वो काफ़ी अधिक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। और जब कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी नहीं होता, इसलिए इनकी चालकता अति अल्प होती है। तीसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं ये तो हो गए वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड पूर्णता रिक्त होता है, लेकिन जो एनर्जी का गैप होता है वो कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को ले जाते हैं। तो ये तो रहा बैंड थ्योरी के आधार पर तीनों प्रकार के ठोसों में चालकता किस तरह से होगी। तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो सुचालक होते हैं उनमें वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं और कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर रिक्त स्थान में पहुंच जाते हैं और स्थानांतरित होते हैं, जिससे ऊर्जा भी स्थानांतरित हो जाती है। जो कुचालक होते हैं इनमें वैलेंस बैंड पूर्णता भरे होते हैं और कंडक्शन बैंड पूर्णता रिक्त होते हैं।
किंतु वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ऊर्जा का अंतराल काफी अधिक है। तो इसलिए ये अति न्यून चालकता प्रदर्शित करते हैं। और जो अर्धचालक होते हैं इनमें वैलेंस बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और कंडक्शन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल काफी कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पाते लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। ऊर्जा पा करके वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वो स्थानांतरित होकर ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ये तो रहा बैंड थ्योरी के आधार पर ठोसों की चालकता की व्याख्या। अब हम अर्धचालकों के प्रकार देखेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक, और दूसरे कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। तो जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के, एक आंतरिक अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक का मतलब होता है कि यदि अर्धचालक पूर्णतः शुद्ध होता है तो उसे आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों के मैंने उदाहरण बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ये निकटवर्ती परमाणुओं से संयोग कर लेते हैं और इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। अतः इनकी चालकता बहुत कम होती है और इतनी कम होती है कि ये व्यवहारिक उपयोग के नहीं होते। तो इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती हैं। यदि अशुद्धियां उपस्थित होंगी, और वो जो अशुद्धियां होती हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन न्यून होती हैं या इलेक्ट्रॉन धनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब उनकी संयोजकता या उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धचालकों की तुलना में या तो कम होगी या ज्यादा होगी। मैंने बताया कि अर्धचालकों के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें हम ऐसे परमाणु मिलाएंगे, ऐसी अशुद्धियां मिलाएंगे जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी या 5 होगी। तो जब अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो उनसे जो अशुद्धियों में अधिकता में इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो जब किसी अर्धचालक में कोई अशुद्धि होती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है और ऐसे चालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यदि पूर्णतः शुद्ध हो तो उसे कहा जाता है आंतरिक अर्धचालक, और यदि उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं तो उसे कहते हैं बाह्य अर्धचालक। जो अशुद्धियां मिलाने का क्रम होता है उसे कहा जाता है डोपिंग।
मैंने बताया कि जो अर्धचालक होते हैं उनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए इनकी चालकता कम होती है। यदि इनमें ऐसी अशुद्धियां मिलाई जाएं जो इलेक्ट्रॉन न्यून हो या इलेक्ट्रॉन धनी हो, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, उससे एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। वो छिद्र इधर उधर गति करता है जिससे चालकता बढ़ जाती है। या जब अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वो चालकता को प्रदर्शित कर, वो इधर उधर गति करता है जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उनके मिलाने के प्रक्रम को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग द्वारा अशुद्धियां जब मिल जाती हैं तो अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। अब हम डोपिंग के आधार पर अर्धचालकों के प्रकार देखेंगे। तो डोपिंग के आधार पर अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं एन टाइप और दूसरे कहलाते हैं पी टाइप। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन बेस ऑफ डोप्ड इम्प्योरिटीज। टाइप्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। मैंने बताया था कि चालकता की वृद्धि के लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मैंने बताया कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाई जाए जैसे आर्सेनिक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फास्फोरस है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज हुई। और जब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज मिलाई जाएंगी और हमने मान लिया कि इस स्थान पर आर्सेनिक आ गया, तो मैंने बताया कि आर्सेनिक पर 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त उपस्थित होता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इनके साथ साझे में प्रयुक्त हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा। इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, इसलिए इसे कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है मीन टू से ऐसी इंप्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, जैसे एल्युमिनियम है, इसमें अंतिम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। बोरॉन है,
इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सभी ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं और ये सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं। तो जब कम संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है उससे एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। मान लिया हमने कि यहां पर Al आ गया, तो Al क्या करेगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक इस पर एक इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न हो जाएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 3 तो इसके जो निकटवर्ती का सिलिकॉन परमाणु होगा उसमें 3 तो बॉन्ड होंगे और एक इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रहेगा। इस पर अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और तीनों संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाएंगे। अब इस पर अगर हम एल्युमिनियम पर या बोरॉन हो, यहां पर बोरॉन कोई भी हो, एल्युमिनियम या बोरॉन में, तो जब हम इस पर देखेंगे तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। 7 कैसे होगी, 2 इस बंद में, 2 इस बंद में, 2 इस बंद में, 6 और 1 ये 7। ये जो है यहां पर एक छिद्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता, होनी चाहिए 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 ही हैं, तो ये छिद्र का काम करेगा। और ये जो होल होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट होगी, इलेक्ट्रॉन क्षुब्धता होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, या हम दूसरे अर्थों में कहें इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट का मतलब ये पॉजिटिव सेंटर की तरह काम करेगा। अब इसमें क्या होगा कि किसी निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के सम्मिलित हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इस छिद्र की तो पूर्ति हो जाएगी और जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन आया वहां पर नया छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो दूसरे परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन को लेगा और दूसरी जगह पर छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से छिद्र परमाणु से परमाणु पर उत्पन्न होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन गत करते रहते हैं और इस तरह चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो इसमें होल के कारण चालकता में वृद्धि होती है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि जो होल उत्पन्न होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट होगी, तो इसलिए उसे हम पॉजिटिवली चार्ज होल कह सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गए। अब हम लोग इसके बाद सेमीकंडक्टर्स के यूजेस पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बाद सेमीकंडक्टर्स के यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या क्या। अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स के उपयोग देखेंगे। तो यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है और डायोड का उपयोग प्रशोधक की तरीके से किया जाता है। तो नंबर 1 डायोड बनाने में और डायोड का उपयोग प्रशोधक के रूप में होता है। दूसरा उपयोग जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका उपयोग ट्रांजिस्टर्स बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की सैंडविचिंग से प्राप्त होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं।
एक PNP टाइप ट्रांजिस्टर और दूसरे होते हैं NPN टाइप ट्रांजिस्टर्स। जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनका उपयोग ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को भेजने में किया जाता है। ये सिग्नल्स को प्रवर्धित करते हैं, मतलब एम्पलीफाई करते हैं। जो तीसरा उपयोग है वो है जो सोलर सेल होता है, वो भी एक तरीके का डायोड ही होता है और इसका उपयोग प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो सोलर सेल एक तरीके का डायोड है और इसकी सहायता से प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो अगला यूज़ है वो ये है कि अगर हम ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के तत्वों के संयोग से बने कुछ यौगिक देखें, जैसे ZNS, CDS, CDSE, CDSE, HGTE। तो इन यौगिकों का उपयोग सेमीकंडक्टर की तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये जो यौगिक हैं इनमें तत्वों की औसत संयोजकता सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह ही 4 होती है। औसत संयोजकता सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह 4 होती है, अतः इनका उपयोग सेमीकंडक्टर्स की तरह किया जाता है। इसी तरीके से ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के तत्वों के संयोग से बने यौगिक, जैसे ALP, GaAs, InSb, इनकी भी अगर औसत संयोजकता देखी जाए तो वो 4 ही होती है। और इनका उपयोग भी सेमीकंडक्टर्स के स्थान पर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर्स के उपयोग देखें, अर्धचालकों का उपयोग देखें, तो अर्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर्स, सोलर सेल, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति हुई है, उसके लिए सिलिकॉन के यौगिक ही उत्तरदायी होते हैं। इनके यौगिकों के प्रयोग से उच्च ऊर्जा क्षमता, जो इनके अणुओं की व्यवस्था होती है वो काफ़ी सघन होती है। साथ ही साथ इनके प्रयोग से जो उपकरण बनते हैं उनकी कीमत भी कम होती है। इसलिए आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जा रहे हैं उन सभी में अर्धचालकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तो रहा अर्धचालकों के उपयोग के बारे में। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे, चुंबकीय गुणों को देखेंगे कि ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो अब हम लोग ठोसों के चुंबकीय गुणों को देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के
चुंबकीय गुण। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चुंबकत्व की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आवेश के प्रवाह को धारा कहा जाता है। कहीं भी आवेश अगर प्रवाहित होता है तो हम ये कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। यदि धारा चक्रीय क्रम में प्रवाहित होती है तो उससे चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर, उसे कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर भी गति करता है, इसे चक्रण गति या स्पिन मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन की गति को देखें तो एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करेगा वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, तो इसे कहा जाता है कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन। तो पहली गति हो गई ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी होती है ये अपनी अक्ष के चारों ओर भी गति करता है और इसे कहा जाता है स्पिन मोशन या चक्रण गति। और इसे कहते हैं कक्षीय गति। मैंने बताया कि जब भी आवेश प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, जब ये गति करेगा तो आवेश का प्रवाह होगा यानी कि धारा उत्पन्न होगी। अब इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है तो दोनों प्रकार की गतियों में धारा उत्पन्न होती है, और जब धारा चक्रीय क्रम में होती है तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस प्रकार की गति के कारण भी, कक्षीय गति के कारण भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा और चक्रण गति के कारण भी चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू ऑर्बिटल कहते हैं, और जो चक्रण गति के कारण होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू नेट या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण म्यू ऑर्बिटल कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है। इसका मान जो परिकलित किया गया है वो 4s इंटू s प्लस 1 प्लस l इंटू l प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन होता है, जहां s रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है तथा L रिजल्टेंट टोटल क्वांटम नंबर है। एक बात और नोट करने योग्य है कि जो इसकी यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है। 1 बोर मैग्नेटॉन का मान EH बटे पाई m इंटू सी होता है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा हो गई, H प्लांक स्थिरांक हो गया, पाई स्थिरांक होता है 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, c वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग हो गया।
इसको हल करते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होता है वो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये तो रहा इसकी यूनिट के बारे में। तो हमने ये बताया कि जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण होता है, एक कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन, इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर भी गति करता है, उसे चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं, और इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या म्यू स्पिन कहा जाता है। म्यू नेट परिणामी अगर देखेंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम होता है, मतलब कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग। इसका मान √4s × s+1 प्लस l × l+1 होता है, जहां s रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, और l परिणामी कुल क्वांटम संख्या। इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है और 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है EH/π × m × c। इसे कैलकुलेट करेंगे इस मान को तो हमें मिलता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। ये तो रहा कि चुंबकीय आघूर्ण किस तरीके से उत्पन्न होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोसों के प्रकार। अब हम चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर या चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है, जिससे इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी युग्मित होंगे और एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके विपरीत दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो कि विपरीत ढंग में विन्यासित है, विपरीत चक्रण रखता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण पहले के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत होता है, इसलिए दोनों परस्पर निरस्त हो जाते हैं और जो पदार्थ होता है उसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है।
इस तरीके के उदाहरण हाइड्रोजन, जल, पानी, NaCl, नाइट्रोजन, अक्रिय गैसें आदि। जो दूसरे प्रकार के ठोस होते हैं उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में जो परमाणु होंगे उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सामान्य अवस्था में परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण तितिर बितिर ढंग में व्यवस्थित होता है, किंतु जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे अगर सामान्य अवस्था में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं देखें तो वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं और तितिर बितिर होती हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण लगभग नगण्य होता है। लेकिन जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो जाते हैं। हमने मान लिया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है, तो ये जो तितिर बितिर ढंग में व्यवस्थित थे अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो जाते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और इनके जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। इस तरीके के अगर पदार्थों के उदाहरण देखे जाएं तो कॉपर आयन, क्रोमियम आयन, ऑक्सीजन, क्रोमियम 4 ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड ही है और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 4 होती है, तो इसे क्रोमियम 4 ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हो गए। अनुचुंबकीय पदार्थों का मतलब वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सामान्य अवस्था में परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण तितिर बितिर ढंग में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। इस तरीके के पदार्थों के उदाहरण कॉपर आयन, क्रोमियम आयन, ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्साइड आदि हैं। अब हम लोग तीसरे प्रकार को देखेंगे और तीसरा प्रकार है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीसरा प्रकार है लौह चुंबकीय पदार्थ, या इन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से चुंबकित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें परमाणु पारस्परिक क्रिया करके डोमेन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻17 से 10⁻21 तक होती है। सामान्य अवस्था में जो डोमेन होते हैं उनमें उपस्थित परमाणुओं का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे अगर हम सामान्य अवस्था में डोमेन का विन्यास देखें तो इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, इसका इस दिशा में और इसका इस दिशा में होता है। और डोमेन में एक ही डोमेन में जितने भी परमाणु होंगे उनका विन्यास तो एक दिशा में होगा, किंतु निकटवर्ती डोमेन से भिन्न दिशा में होगा। इसलिए सामान्य अवस्था में इनका चुंबकीय आघूर्ण नगण्य होता है, किंतु जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दुर्बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो तो इनके डोमेन का आकार बढ़ने लगता है और डोमेन का जब आकार बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यदि बहुत अधिक प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र हो तो सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लिया इसकी दिशा इस तरीके से है, तो ये जितने भी डोमेन होंगे उन सभी के परमाणु एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस तरीके से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो ये डोमेन पुनः पूर्व स्थिति में आने में समय लेते हैं, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर नष्ट नहीं होता। इस तरीके के पदार्थों के उदाहरण Fe, CO, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम आदि हैं। तो ये तो रहा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब हमने बताया, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तीव्रता से चुंबकित होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें परमाणु पारस्परिक क्रिया करके डोमेन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक डोमेन के परमाणुओं का विन्यास एक ही दिशा में होता है और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻17 से 10⁻21 तक होती है। लेकिन एक डोमेन के परमाणुओं का विन्यास निकटवर्ती डोमेन के परमाणुओं से भिन्न होता है, जिससे सामान्य अवस्था में इनका चुंबकीय आघूर्ण नगण्य होता है, किंतु जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसी दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं, या ये कहें कि किसी एक डोमेन का आकार बढ़ने लगता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होता तो सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते और प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तब भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नष्ट नहीं होता। इस तरीके के उदाहरण Fe, CO, Ni, Gd, क्रोमियम ऑक्साइड भी जो है वो इसी तरीके का उदाहरण है। लौह चुंबकीय पदार्थ ही है क्रोमियम 4 ऑक्साइड।
तो ये तो रहा लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। अब जो अगला प्रकार है उसे कहा जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जो अगला प्रकार है उसे कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इन्हें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें समान संख्या में डोमेन परस्पर विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। यानी कि जितने डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित होंगे उतनी ही संख्या में डोमेन विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। इस तरीके के उदाहरण अगर हम देखेंगे पदार्थों के, तो वो हैं MnO, MnO2, Mn2O3 आदि। इसके बाद जो अगला प्रकार है उसे कहा जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि कुछ विशेष पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें असमान संख्या में जो डोमेन होंगे उनका विन्यास परस्पर विपरीत होगा। समान संख्या में नहीं होते, समान संख्या में अगर होंगे तो उसे कहा जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और अगर असमान संख्या में होंगे तो इसे कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण फेरोमैग्नेटिक से कम और एंटी फेरोमैग्नेटिक से अधिक होता है। इस तरीके के उदाहरण Fe3O4, Zn, Fe2O4, Mg, Fe2O4 आदि। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पर आते हैं और वो हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाई इलेक्ट्रिक गुण। डाई इलेक्ट्रिक गुण का मतलब होता है कि विद्युत रोधी पदार्थों में परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबलता के साथ जुड़े होते हैं, जिससे जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे इनके परमाणु अथवा आयनों में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या डाई इलेक्ट्रिक गुण कहा जाता है।
जो द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है, उससे बने हुए द्विध्रुव दो तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। एक तो इस तरीके से व्यवस्थित हों कि वो परस्पर आघूर्णों को निरस्त ना करें, और दूसरा इस तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं कि वे परस्पर आघूर्णों को निरस्त कर दें। तो इस प्रकार जो द्विध्रुव निर्मित होते हैं उनके संरेखण से कई गुण उत्पन्न होते हैं। उनमें जो पहला गुण है उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी या इसी को कहा जाता है दाब विद्युत। कुछ क्रिस्टलों में दाब उत्पन्न करने पर या दाब आरोपित करने पर उनके द्विध्रुव एक निश्चित ढंग में व्यवस्थित हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे दाब विद्युत कहा जाता है। इस तरीके के पदार्थों के जो उदाहरण हैं वो है क्वार्ट्ज, केन सुगर, ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियों में भी ये गुण देखने को मिलता है, और डीएनए में भी ये गुण देखने को मिलता है। इस गुण का उपयोग सेल फोन, डीजल फ्यूल इंजेक्टर आदि में किया जाता है। दूसरा जो गुण होता है उसे कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ताप विद्युत। ताप विद्युत क्या होती है? ताप उत्पन्न करने पर परमाणु अथवा आयनों के द्विध्रुव निश्चित ढंग में विस्थापित हों या व्यवस्थित हो जाएं, तब जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ताप विद्युत। इस तरीके के पदार्थ का उदाहरण है सीजियम नाइट्रेट। तो यदि पदार्थ को गर्म करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इसे ताप विद्युत कहते हैं। अगला जो गुण है वो है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो विद्युत। ये ताप विद्युत क्रिस्टल पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो पहले से उपस्थित ध्रुवण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस गुण को फेरो विद्युत कहा जाता है। इस तरीके के उदाहरण बेरियम टाइटेनेट और रोसेल लवण हैं। रोसेल लवण का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अगला जो गुण है वो है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरो
इलेक्ट्रिसिटी प्रति फेरो विद्युत। कुछ क्रिस्टलों में द्विध्रुवों की दिशाएं इस प्रकार होती हैं कि वे एक दूसरे के परस्पर विपरीत होते हैं, अर्थात वे फेरो विद्युत प्रवाहित नहीं करते। इस गुण को प्रतिफेरो विद्युत कहा जाता है। इस तरीके के उदाहरण हैं लेड जिरकोनेट। लेड जिरकोनेट आदि। तो ये तो रहा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता तो ये विद्युत धारा का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन इनमें जो नाभिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परस्पर विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं, जिससे परमाणु अथवा आयन ध्रुवित हो जाते हैं और उत्पन्न द्विध्रुव दो ढंग में व्यवस्थित हो सकते हैं। एक तो इस तरीके से व्यवस्थित हों कि वे एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्णों को निरस्त कर दें, और दूसरा इस तरीके से व्यवस्थित हों कि वे एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्णों को निरस्त ना करें। अब इनके जो द्विध्रुव उत्पन्न हुए हैं, परमाणु अथवा आयन जिनमें ध्रुवता उत्पन्न हो गई, तो इनके संरेखण के आधार पर या व्यवस्थित होने के आधार पर कई गुण दिखाई देते हैं। उनमें जो पहला है उसे कहते हैं दाब विद्युत। यदि दाब आरोपित करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इसे इस प्रकार की विद्युत को दाब विद्युत कहा जाता है। इस तरीके के उदाहरण हमने बताए क्वार्ट्ज, केन शुगर, ड्राई बोन्स, डीएनए आदि। इनका उपयोग सेलोफोन में किया जाता है, पिकअप रिकॉर्डर के पिकअप में किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो पायरो इलेक्ट्रिसिटी है। यदि हम क्रिस्टल को गर्म करें और उसमें उपस्थित द्विध्रुव निश्चित ढंग में व्यवस्थित हो या विस्थापित हो, उससे जब धारा उत्पन्न होती है तो उस धारा को कहा जाता है पायरो विद्युत या ताप विद्युत। इस तरीके के पदार्थ के उदाहरण हैं सीजियम नाइट्रेट। तीसरा जो गुण हमने बताया वो बताया फेरो विद्युत। फेरो विद्युत में हमने बताया यदि ताप विद्युत क्रिस्टल पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पहले से उपस्थित ध्रुवण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे फेरो विद्युत कहा जाता है। इस तरीके के पदार्थों के उदाहरण बेरियम टाइटेनेट, रोसेल लवण या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। और फिर हमने अगला बताया एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी प्रति फेरो विद्युत। इसमें हमने बताया कि कुछ क्रिस्टलों में द्विध्रुवों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं, जिससे वे फेरो विद्युत प्रदर्शित नहीं करते। इस गुण को प्रति फेरो विद्युत कहा जाता है, जैसे लेड जिरकोनेट। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पर आते हैं, और वो है सुपर कंडक्टिविटी। अब हम सॉलिड्स की चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं और वो है सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता। जैसे जैसे ताप कम होता है वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता है, अतः परम शून्य ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उस समय ठोस की चालकता अधिकतम होती है और इसे सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। जैसे मरकरी 4 केल्विन पर
सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है। तो अब सुपर कंडक्टिविटी का मतलब हमने बताया कि धातुओं का ताप कम करने पर उनका प्रतिरोध कम होता है। परम शून्य ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे वे पूर्ण चालकता प्रदर्शित करती हैं। इस चालकता को ही सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। जैसे मरकरी 4 केल्विन पर अत्यधिक चालकता प्रदर्शित करता है या सुपर कंडक्टर होता है। तो ये रहा सॉलिड स्टेट के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। आप लोग इन वीडियोस को कई बार देखें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। धैर्य और कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है।